मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, जय स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13, भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग 1। इसके पहले का जो वीडियो था इसमें उसका थोड़ा आगे का हमने भाग देखा था, और ये जो नक्शा है वहाँ पे प्रमाणित जो समय लिखा है वो भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये पेज से हम शुरू करते हैं आज आगे का टॉपिक। भारत का जो व्यूहात्मक स्थान है, यहाँ पे पेज ऊपर उसके बाद का जो पेज है इसके अंदर पूरा भारत का व्यूहात्मक स्थान है। हमारे आसपास कौन कौन से पड़ोसी देश है, ठीक है, और वायु हमारा मार्ग, वायु मार्ग यानी ऊपर जो प्लेन जाते हैं, और समुद्र मार्ग, क्योंकि भारत के तीनों ओर समुद्र है, हम देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ के अंदर भी, ठीक है, नक्शे के अंदर। तो ये सब के बारे में आगे पीछे क्या है क्या नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे। भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई है, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ है। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है। स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल मिल गए हैं। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है, जिसमें प्राचीन काल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंद महासागर के शीर्षस्थ स्थान पर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। परिणाम स्वरूप भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित किए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर उसके नाम से रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर से रखा गया है। भारत को हिंद भी कहते हैं, हिंद देश, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जलमार्ग तथा स्वेज जलमार्ग भारत के नजदीक से गुजरता है। इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जल मरुभ मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार होकर के कनाडा तथा यूएस पहुंच जा सकता है। तो कौन सा मार्ग कहां से पसार होकर जाता है, यहाँ पे पूरा ये नक्शे के अंदर दिया है। तो आपको जब भी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत इसके पे थोड़ा दृष्टि कर लेना, ठीक है। भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है और देशों के साथ हमारा संबंध सदियों से है, पुरानी सदियों से। वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। इसी तरह उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, चिकित्सा पद्धति, भारतीय और दशांश पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सकते हैं। तो हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर उपनिषद है, भारत ने जो खोज किया है अलग अलग, शून्य की खोज, दशांश पद्धति, वो सब और देश में भारत से पहुंच गई है। क्योंकि सबसे पहले जलमार्ग भी था, ठीक है, अभी वायु मार्ग तो अभी विमान वगैरह की शोध हुआ उसके बाद हुआ है, लेकिन जलमार्ग पहले से था। तो उस टाइम पे हमारी संस्कृति और देश में पहुंच गई है और देशों को भी हमने बहुत कुछ दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो ये नक्शा दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे भारत के पड़ोसी जो देश है उसके बारे में डिटेल्स दिया है। हमारा जो दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया खंड में भारत देश है, वो तो आपको पता होगा, ठीक है, आप 1 से 8 कक्षा तक पढ़े तो इतना आपको पता होगा कि एशिया खंड के अंदर हमारा भारत देश है। और वो भी एशिया खंड में भी दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया जो कहा जाता है, वहाँ पे हमारा भारत देश आया हुआ है। और भारत में 29 राज्य है
और दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी विस्तार है और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार टापू, ठीक है, ऐसे चंडीगढ़, ये सब केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो ऐसे 7 है, ठीक है। और भारत का ये आप नक्शा देखोगे तो पड़ोस में यहाँ पे नेपाल है, चीन है, ठीक है, नीचे श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश है। तो ये नक्शा जब आपको टाइम मिले तो थोड़ा इस पे नजर डाल देना, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये थोड़ा आपको बहुत यहाँ पे देखना है। अभी इसके बाजू वाला जो पैराग्राफ है 103 नंबर, वो पढ़ना चालू करता हूँ। भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र किनारे वाले पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण दिशा तो श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव, ठीक है। तो ये दक्षिण मालदीव, यहाँ पे मालदीव देश यहाँ पे छोटा सा है, ठीक है, और ये श्रीलंका। तो दक्षिण दिशा के हमारे पड़ोसी देश है 2। भारत और श्रीलंका पाल जलड मरुस मध्य और मन्नार की खाड़ी पर अलग होते दिखाई देते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप टापू आए हुए हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू स्थित है, ठीक है। अभी भूस्तरीय रचना, भूस्तरीय रचना किस तरह से होती है, यानी जमीन की जो भूस्तरीय रचना होती है वो किस तरह से होती है, उसका पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो भारत के वर्तमान भूपृष्ठ का स्वरूप पृथ्वी की भू संचलन प्रक्रिया और बाह्य हलचलन का परिणाम है। इन दोनों परिबलों का विनाशक और रचनात्मक असर देखने को मिलता है। पृथ्वी की संरचना संबंधी जानकारी अत्यंत रोचक है। पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी उसके नीचे रहे एथेनोस्फीयर के अर्ध द्रवित चट्टानों के ऊपर तैर रही है। पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किरणोत्सर्ग की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्मी उत्पन्न होती है, जो द्रवित चट्टानों में संवहनिक तरंगें उत्पन्न करके भूपृष्ठ तरफ जाने का प्रयत्न करती है। भूकवच की तरफ उत्पन्न होने वाली तरंगों द्वारा ऊपरी परत फटकर बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे मृदावरणीय प्लेट लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ऐसी 7 मुख्य भूसंचयी प्लेट है। इसमें पहला है पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरा है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तीसरा है दक्षिण अमेरिकन प्लेट, चौथा है यूरेशियन प्लेट, पांचवा अफ्रीकन प्लेट, छठा इंडोनेशियन प्लेट, सातवां है अर्कटिक प्लेट। कुछ जगहों पर ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही है, जिन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं, जबकि कुछ एक दूसरे के नजदीक आ रही है, जिन्हें अभिसारी प्लेट कहते हैं। अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट क्या क्या है, तो जो 2 प्लेट दूसरे से दूर होती जाती है उसको अपसारी प्लेट कहते हैं, यहाँ पे चित्र में बताया गया है। और जो एक दूसरे से नजदीक आती है उसको अभिसारी प्लेट कहते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि दोनों जो प्लेट है वो नजदीक आती है। अपसरण और अभिसरण की क्रिया से भूपृष्ठ पर स्तर भंग होता है और परत पड़ती है। इन प्लेटों की गतिविधियों से लाखों वर्षों में महाद्वीपों के आकार और परिस्थिति में परिवर्तन होता है। एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक जाने की यह परस्पर प्रतिक्रिया ही पृथ्वी की सभी भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। जो पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, उस पे जो प्लेट आई हुई है, यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है, वो प्लेट ऐसे नजदीक आती है, दूर जाती है, ये सब जो क्रिया होती है इससे ही कई जगह पे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, कई जगह पे भूकंप आता है। अभी रिसेंटली अभी भी भूकंप आया, ठीक है, बिहार के उस साइड, तो ये सब होता रहता है। सरकती या खिसकती है प्लेट जहां एक दूसरे के साथ टकरा रही है वहां पर्वत निर्माण का कारण बनती है। प्लेटें जहां एक दूसरे से दूर खिसकती है वहां महाद्वीपों और महासागरों की दरार का निर्माण करती है। इन प्लेटों पर स्थित महाद्वीप निरंतर खिसकते रहते हैं। इस प्रकार की प्लेटों को रूपांतरित प्लेट कहते हैं। तो कई बार क्या है कि कई बार प्लेट एक दूसरे से खिसक जाती है, जैसे यहाँ पे रूपांतरित प्लेट कहते हैं उसको। तो यहाँ पे उसका भी चित्र दिया है, हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा पार्ट बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।